सो हेलो एवरीवन, आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं डे नंबर 1 फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स। हम शेयर्स की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आता है मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब कि उससे पता पड़ता है कंपनी कितनी बड़ी है। तो उसमें क्या है अपना नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। इससे पता पड़ता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और उसकी प्राइस कितनी है। इससे पता पड़ेगा कंपनी कितनी बड़ी है। मान के चलता हूं मैं, छोटा सा एग्जांपल, कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5, ठीक है, और शेयर प्राइस है उसकी 100 रुपए। छोटा सा एग्जांपल, तो कितना हो गया? तो 500 रुपए इसकी हो गई मार्केट कैप। अब यहीं पर कंपनियों में होता क्या है, इनके ऐसे होते हैं 50 शेयर्स है, 100 रुपए शेयर प्राइस है, तो कितना हो गया ये? 5000 रुपए इसकी हुई मार्केट कैप। मतलब कि मार्केट कैप से पता पड़ता है हम कंपनी को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, कंपनी कितनी बड़ी है। तो अगर कंपनी को आप खरीदने जाओगे तो आपको 5000 रुपए में पूरी कंपनी मिल जाएगी। हालांकि नंबर ऑफ शेयर्स तो लाखों करोड़ों में होते हैं, शेयर प्राइस भी डिपेंड करता है। तो इस छोटा सा एग्जांपल ताकि सबको क्लियर हो जाए। 50 रुपए और उसमें नंबर ऑफ शेयर्स है 50, शेयर प्राइस है 100 रुपए, तो 5000 रुपए होगा इसका मार्केट कैप। अब कंपनी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, 3 हिस्सों में। लार्ज कैप कंपनी, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उनका मार्केट कैप क्या होता है? 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है, वो कहलाती है लार्ज कैप कंपनीज। दूसरा आती है मिड कैप कंपनीज, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी कम होती है लार्ज कैप से। कितनी होती है? 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच। तीसरा है हमारे पास स्मॉल कैप कंपनीज, जिनकी मार्केट कैप होती है 100 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ के बीच। तो ये कंपनी का जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के ऐसे वर्ड आएंगे कभी कभी, लार्ज कैप, मिड कैप, कभी स्मॉल कैप। लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनी जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है। मिड कैप मतलब थोड़ी मिड साइज, जिनका 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है। स्मॉल कैप मतलब बिल्कुल छोटी, 100 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ के बीच में इनका मार्केट कैप है। सिंपल। अब आते हैं अपन अपने मेन कंसेप्ट। ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन पीई रेशियो के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन अब? पीई रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। पीई रेशियो क्या होता है? ये सिंपल है, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर क्या होता है। सो अर्निंग पर शेयर आप ऐसे समझ लो, आप में एक दुकान है, वो दुकान कमा रही है 100 रुपए साल में। वो दुकान 100 रुपए साल में कमा रही है, उसमें 4 लोगों की हिस्सेदारी है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 लोगों की उसमें हिस्सेदारी है। कंपनी के पास या ये स्टोर है, दुकान है, 4 शेयर्स हैं टोटल, 4 हिस्सेदारी है इसमें। 100 रुपए कमा रही है दुकान, 4 लोगों की इसमें हिस्सेदारी, मतलब 4 लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ है इस दुकान में, तो चारों की बराबर हिस्सेदारी है, एक एक शेयर सबके पास है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर ये दुकान साल में 100 रुपए कमा रही है, 1/4 हिस्सेदारी हर किसी की है, 1/4 हिस्सेदारी हर किसी की है, या हम क्या कह सकते हैं 25% हिस्सेदारी हर किसी की है। अब बात करें, अगर 100 रुपए साल में दुकान से मिल रहा है, 4 लोगों में डिवाइड हो रहा है, तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा? EPS, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग कितनी है? 100 रुपए, मतलब दुकान से कमा कितने रहे हैं? 100 रुपए पर शेयर। शेयर्स कितने हैं? 4, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 25, मतलब अर्निंग पर शेयर कितने का आ गया? 25 का आ गया, बस। तो EPS क्या आ गया? अर्निंग पर शेयर 25 का आ गया। अब बात करते हैं पीई रेशियो के बारे में। पीई रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इसको जानना। अगर मैं मान लूं किसी XYZ कंपनी को मैंने एज्यूम करा, ठीक है, उसमें कंपनी के शेयर प्राइस की वैल्यू है
मान लेते हैं हम 2200 रुपए एग्री, ठीक है। अर्निंग इसमें प्राइस की वैल्यू कितनी है, शेयर प्राइस की वैल्यू 2200 रुपए, और उसमें ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर मान के चलते हैं हम 28 का है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर कितने का है, 28 का। अब हमको निकालना है इसका पीई, तो पीई कैसे आएगा, क्या है पीई का रेशियो का मतलब प्राइस टू अर्निंग पर शेयर। तो प्राइस कितनी है शेयर की, 2200 रुपए, अर्निंग पर शेयर कितना है 28 रुपए, तो यह आएगा 70.18, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट हम इसको कह देते हैं 70 रुपए। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी तो समझ में आना चाहिए कि 70 का हमारा पीई आ गया, इसके लिए रेशियो है, रुपये हटा देते हैं, 70 का पीई आ गया। मतलब अगर मैं किसी कंपनी को 70 रुपए दे रहा हूं, किसी कंपनी को 70 रुपए दे रहा हूं, तो एक साल के बाद मुझे 1 रुपया मिलेगा। हर किसी कंपनी में मैं 70 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे 1 रुपया मिलेगा, सीधी सी बात ये। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा 28 रुपए का अर्निंग पर शेयर है, उसका हम 70 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। कैसा समझो, 28 हम अर्निंग पर शेयर का 70 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। स्ट्रेस ऑन दिस वर्ड, 70 गुना ज्यादा अर्निंग पर शेयर का हम 70 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। या इस तरीके से समझ लो, अगर तुम 70 रुपए लगाओगे किसी कंपनी में तो तुम्हें साल में 1 रुपया मिलेगा। अब क्या तुम ऐसा करना चाहोगे, तुम किसी दुकान में अगर 70 रुपए में खरीद रहे हो किसी दुकान को, वो साल में तुम्हें एक दुकान 1 रुपया कमा के दे, तो अच्छा लगेगा? नहीं। तो आप कहोगे नहीं अभी तो ये महंगा है, अभी तो ये क्या है, महंगा है। आप कहोगे नहीं महंगा है अभी तो ये। अब किसी कंपनी में क्या होता है, जो कंपनीज अच्छी होती हैं उनका पीई ज्यादा भी होता है, तब भी अच्छी बात है, उसको खरीद लेना चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी है, उसकी अगर पीई ज्यादा भी है, पीई रेशियो अगर उसका ज्यादा भी है, तब भी उसको बाय कर लेना चाहिए, क्यों? कंपनी की वैल्यू ज्यादा है, जिस प्राइस पे वो मिल रहा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ऐसा मान के चला करो। तो यहाँ पर क्या है, 70 गुना, तो आप कहोगे नहीं महंगा है, या 70 रुपए लगाऊंगा तो 1 रुपया मिलेगा साल में। नहीं ऐसी कंपनी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये कहाँ पर कंसेप्ट पीई रेशियो का। नेक्स्ट है अपना एंटरप्राइज वैल्यू। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा टिकटेप या किसी और वेबसाइट पर ले जाके कि हम किसी स्टॉक में पीई रेशियो कैसे देखते हैं और एंटरप्राइज वैल्यू कैसे देखते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, लर्निंग ले लीजिए, फिर अपन इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है एंटरप्राइज वैल्यू? एंटरप्राइज वैल्यू आप इस तरीके से समझ सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। आप किसी दुकान को खरीदने जा रहे हो, दुकान है 100 रुपए की, ठीक है। अब आप जब दुकान खरीदोगे तो उसका सामान भी आपका होगा, तो आप 100 रुपए दुकान वाले को दे रहे हो कि दुकान मुझे दे दो। उसमें तिजोरी है या गल्ला मान लो, तो गल्ले में रखे 20 रुपए, तो वो भी हो गए आपके, वो भी आपके हो गए, ठीक है। तो 100 रुपए की आप दुकान ले रहे हो और 20 रुपए आपको कैश के रूप में मिल गए, ठीक है। तो कितने हो गए आपके पास? 80, ठीक है। अब आपने क्या कहा, दुकान वाले ने आपसे बोल दिया खरीदते समय कि 10 रुपए कल मेरा दोस्त लेने आएगा, उसका कर्जा है मुझ पर, उसको 10 रुपए दे देना। तो आप इसमें से क्या दे दोगे, 10 रुपए और दे दोगे। तो आपने कहा यार 10 रुपए और देने हैं मुझे, तो टोटल क्या हो गया, 90 रुपए हो गया। मतलब आपने 100 रुपए की दुकान खरीदी और आपको पड़ी 90 रुपए की, मतलब आप कहोगे 10 रुपए तो मुझे प्रॉफिट में मिल गई दुकान। मैंने 100 रुपए की खरीदी थी, बट मुझे 10 रुपए तो गल्ले में एक्स्ट्रा में मिले ना, क्यों? 20 रुपए मिले, आपने उसमें से 10 रुपए उठा के उसके दोस्त को दे दिए, तो 10 वहां से बच गए। तो मतलब कि आपने 100 रुपए की दुकान खरीदी, उसमें तुमको 90 रुपए ही देने पड़े एक तरीके से, 10 रुपए तो अपने वापस आ गए, तो आप कहोगे आपको फायदा हो गया।
इसी को कहते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। मतलब आप खरीदने जा रहे थे इसको, ये था मार्केट कैप, ये मार्केट कैप था, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू कहलाती है ये, एंटरप्राइज वैल्यू अपनी एक्चुअल वैल्यू कहलाती है। अगर आप किसी कंपनी को ऐसे देखा करो, आपको अगर कोई शेयर खरीदना है ना, तो मैं पूरी कंपनी कितने में खरीद पा रहा हूँ, तो वो देखना है आपको। तो एंटरप्राइज वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है। मार्केट कैप तो उसकी दिख रही थी 100 रुपए, बट अपन को खरीदने में कितनी मिली, 90 रुपए की। बहुत अच्छा है आपके लिए। हाँ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं। देखो, एंटरप्राइज वैल्यू मतलब मार्केट कैप माइनस कैश। आपको कैश कितना मिल गया वो तो आपको घटाना पड़ेगा, प्लस डेट। डेट मतलब कर्जा, उस कंपनी पे कर्जा कितना है। तो इससे आपको पता पड़ती है कि कंपनी आपको एक्चुअल में कितने रुपए की मिल रही है। तो मार्केट कैप माइनस कैश प्लस डेट, कर्जा, तो इससे आती है एंटरप्राइज वैल्यू। उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एबीसी कंपनी है कोई, ठीक है, एबीसी कंपनी है, इसका मार्केट कैप है 28 रुपए का। सपोज मान लेते हैं 28 रुपए का इसका मार्केट कैप है, करोड़ में आप मान लीजिए। अभी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि सबको समझ में आए। 28 रुपए का इसका मार्केट कैप है और इसके पास कैश भी है। कितने का कैश है इनके पास, 50 रुपए का कैश मान लेते हैं। इनके पास कैश पड़ा हुआ है 50 रुपए का। और एंटरप्राइज वैल्यू जो ये दिख रहा है ना, एक्चुअल वैल्यू, इसी से पता पड़ती है कि उस प्राइस, उस शेयर जो मिल रहा है उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है क्या। हमेशा खरीदने से पहले ये सोचना है तुमको कि कंपनी मुझे पूरी कितने रुपए की खरीदने को मिलेगी। मैं ये कंपनी खरीद रहा हूँ, इसका शेयर खरीद रहा हूँ, हिस्सेदारी ले रहा हूँ, मुझे पूरी कंपनी कितने रुपए में मिल रही है ये आपको देखना है। तो वो आती है एंटरप्राइज वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। तो एंटरप्राइज वैल्यू थी इसकी, वो भी पता पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं डेट। सपोज इनके पास डेट है 60 रुपए का, 60 रुपए का आप डेट मान लेते हो, ठीक है। आपने कहा मार्केट कैप 28 रुपए, कैश उनके पास 50 रुपए है और डेट है 60 रुपए का। एंटरप्राइज वैल्यू कैसे आती है, ऊपर से मार्केट कैप कितने का है 28 रुपए का, कैश 50 रुपए और डेट 60 रुपए, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 88 माइनस 50, तो इसकी वैल्यू आ गई। आप कंपनी देख रहे थे कि 28 रुपए की वैल्यू दिखाई दे रही है, आपको पूरी कंपनी खरीदनी है, तो आप क्या सोचोगे 28 रुपए में मैं पूरी कंपनी खरीद लेता हूं। नहीं, आप खरीद रहे हो, अगर कैश आपका है तो डेट जो कर्जा है वो भी आपका ही होगा उस कंपनी का। तो ये 60 रुपए का आपके पास कर्जा आएगा इसका। तो मतलब कि दिख इतना रहा है कि आप 28 रुपए में खरीद सकते हो, नहीं, पर आपको कंपनी खरीदनी पड़ेगी 38 रुपए में। एक्चुअल वैल्यू 38 रुपए है। अगर आप 28 रुपए में खरीद रहे हो, कैश भी मिल गया, तो उसका कर्जा तो आपको देना पड़ेगा। लो भाई कर्जा लो, ले जाओ, इनका जो भी कर्जा था, तो उससे आपको पता पड़ गया 38 रुपए इसकी वैल्यू है। मतलब मुझे 10 रुपए ज्यादा देने हैं। 28 रुपए दिख रहा था और 38 रुपए की है कंपनी की वैल्यू, 38 रुपए। तो इससे समझ में आता है एंटरप्राइज वैल्यू जो होती है एक्चुअल वैल्यू, सिंपल। अब देखिए आपको एक और चीज समझ में आएगी। यहाँ पर एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। एंटरप्राइज वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है। मतलब कि आपको 10 रुपए और घाटे में पड़े, 10 रुपए आपको कर्जा देना पड़ा ना इसके एक्स्ट्रा में। आपको 28 की रेट थी बट 38 रुपए आपको देने पड़े, मतलब 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़े। तो यहाँ पर 38 रुपए पॉजिटिव है ना जब एंटरप्राइज वैल्यू, तो ये समझ लो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। अगर
एंटरप्राइज वैल्यू मान लेते हैं -20 है। इसका मतलब क्या है? मतलब आपको वो कंपनी एक तरीके से फ्री में पड़ी और 20 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया। अब छोटा सा एग्जांपल, एक दुकान है, एक दुकान आपको मिल रही है 100 रुपए में, आपको दुकान मिल रही है 100 रुपए में, और जो उसका गल्ला है उसमें रखे हुए 120 रुपए, तो उस देखा ना कैश भी आपका होगा, तो 120 रुपए आपके हो गए। मतलब और कर्जा उस पे है नहीं, ये मान लो कर्जा उस पे 0 है। एक तरीके से 100 रुपए आपने दे दिए दुकान के और 120 रुपए मिल गए। क्या मतलब हुआ? दुकान तो फ्री में पड़ी, साथ में 20 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया। क्यों? आपने जो 100 रुपए दिए वो 100 रुपए वापस आ गए और साथ में 20 रुपए भी आ गए। 100 रुपए की दुकान थी, 120 मिल गए कैश के रूप में, डेट कुछ था नहीं, तो यहाँ पर क्या आ गया? ये एंटरप्राइज वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? -20। मतलब अगर एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव में है तो अच्छी बात है, नेगेटिव में है तो इसका मतलब ये नहीं कि घाटा है, सही बात है। नेगेटिव में तो मतलब प्रॉफिट एक्स्ट्रा में मिल गया, और पॉजिटिव है तो मतलब कर्जा देना पड़ा है आपको। अपने ऊपर सोचा करिए इसको, क्या आप पूरी कंपनी खरीद रहे हो तो आपको एंटरप्राइज वैल्यू कैसी दिखाई दे रही है। आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है? स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन नाम से ही समझ में आ रहा होगा, खड़े हुए तुम अकेले। और दूसरा है कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड देखो, स्टैंड अलोन मतलब आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, आपने क्या किया? अपना खुद का पैसा खुद के बिजनेस में लगाया। आपने खुद का पैसा खुद के बिजनेस में लगाया तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको होगा, लॉस होगा वो आपको होगा, ठीक है। कंसोलिडेट का मतलब क्या है? एक तो आपका खुद का पैसा है ओन, प्लस एक तो आपका खुद का पैसा है, खुद के बिजनेस में लगाया हुआ है आपने। दूसरा आपके पास एक्स्ट्रा में जो पैसा था वो आपने अपने दोस्त के बिजनेस में लगा दिया, तो ये हो गया कंसोलिडेटेड। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैंने ये क्यों बताया? कंपनी ज्यादातर ऐसे ही काम करती है, स्टैंड अलोन नहीं देखना है। कंपनी खुद कमा रही है, खुद लॉस कर रही है, तो अपन को सिर्फ ये नहीं देखना, ये भी देखना है कि कंपनी खुद के बिजनेस से कमा रही है या लॉस कर रही है, वो तो ठीक है। कहीं उसने किसी और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, वहां उसको लॉस तो नहीं हो रहा। अब इससे होगा क्या? आपको अपने पैसे पे, मान के चलो कंसोलिडेटेड देख रहे हो, आपके अपने पैसे का फायदा हो गया। आपने अपने दोस्त के बिजनेस में पैसा लगा दिया, आपने अपने दोस्त के बिजनेस में पैसा लगा दिया, तो उससे होगा क्या? अगर वहां पे लॉस हो गया, आपको कुछ लॉस हो रहा होगा अगर, तो आपकी कैपिटल रुक गई। तो इसलिए हमको कंसोलिडेटेड देखना है हमेशा। बिजनेस का क्या देखना है? कंसोलिडेटेड। कंपनीज को हमेशा कंसोलिडेटेड के तौर पर ही एनालाइज करना है। अब चलिए हम इसका एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, तो माइंड में एक इमेज अलग से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। अब आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपने आज पीई रेशियो सीखा, एंटरप्राइज वैल्यू सीखा, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड को कैसे देखते हैं। तो आप इसको गूगल पर सर्च कीजिए तो पहली ही वेबसाइट आएगी। ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये मैं खुद यूज़ करता हूँ पर्सनली शेयर्स को एनालाइज करने के लिए, ticker.phenology.in, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट भी है ये। तो सर्च कीजिए, तो देखिए ये खुल चुका है ticker.phenology.in। अब इस पर सर्च करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए आ गई। तो ऐसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पूरा एक खुल के आ जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है? स्टैंड अलोन, ये दिख रहा है आपको? स्टैंड अलोन लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर, उसको मैंने आपको समझाया था। स्टैंड अलोन का मतलब कंपनी खुद का बिजनेस कर रही है, खुद के पैसे से कमा रही है और खुद ही प्रॉफिट होगा उस पर, उसको लॉस भी हो सकता है, वो होता है। अब इसको आप क्लिक करेंगे तो आ जाता है कंसोलिडेटेड। ये देखना आपको ज़रूरी है कि खुद के पैसे पे तो कमा रही है वो,
और दूसरे को पैसा लगाया है वहाँ उसका कैपिटल कहीं फंस तो नहीं गया, कहीं लॉस में तो नहीं चला गया, ये देखना है आपको। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, स्टैंड अलोन ऐसे देखना है, कंसोलिडेटेड ऐसे देखना है। तो आपको हमेशा ज़्यादातर समय यही देखना होता है कि कंसोलिडेटेड बिजनेस को ही देखो। तो ये HUL का कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया हुआ है मैंने। तो आपको देखना है कंसोलिडेटेड। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए आपके पास क्या क्या लिखा है कंपनी एसेंशियल में। मार्केट कैप क्या दिखाई दे रहा है आपको, मार्केट कैप। अब आपको अगर ये कंपनी खरीदनी है, अपने ऊपर ये सोच के चला करिए मैं पूरी कंपनी कितने रुपए में खरीद पाऊँगा। तो क्या लिखा है मार्केट कैप, 5,83,274 करोड़ रुपए। तो आप सोचोगे क्या मुझे इतने रुपए की मिल जाएगी, नहीं, मैंने समझाया था ना मार्केट कैप जितना है उतने की नहीं मिलेगी। एंटरप्राइज वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू बताती है, मतलब कि मार्केट कैप इतने का है और राइट साइड में देखिए कैश लिखा हुआ है 4,678 करोड़ रुपए कैश लिखा हुआ है, मतलब इतना आपको कैश भी मिल जाएगा साथ में। और डेट की बात करें, लेफ़्ट साइड में आ जाइए, ऊपर से 4th नंबर पे डेट लिखा हुआ है DEBT 98 करोड़, मतलब 98 करोड़ का कर्जा है और कैश मिल रहा है आपको 4,678 करोड़। तो मतलब आपको एक्चुअल में वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू कितने की पड़ेगी कंपनी, 5,78,694 करोड़ की। दिख रहा है ना आपको। मार्केट कैप आप क्या सोच रहे हो कि 5,83,000 करोड़ की मिल रही है, नहीं, 5,78,000 करोड़ की इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो एंटरप्राइज वैल्यू देखना ज़रूरी है, इससे कंपनी की एक्चुअल वैल्यू पता पड़ती है। ये नहीं देखोगे तो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू पता नहीं पड़ेगी। तो क्लियर हो गया मार्केट कैप, एंटरप्राइज वैल्यू, डेट, कैश, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड, ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं EPS। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है EPS, ठीक है। तो ये EPS दिख रहा होगा आपको। EPS मैंने बताया था अर्निंग पर शेयर, तो मतलब अर्निंग पर शेयर कितने का है यहाँ पर, 43 रुपये का है, 43 रुपीज़ का है। और शेयर प्राइस कितने का है, 2400 रुपये का। शेयर प्राइस है 2400 रुपये का, अर्निंग पर शेयर है 43 रुपये। पहले तो अर्निंग पर शेयर को यहाँ से समझ लीजिए, मतलब कि अगर आप इसमें 2200 रुपये लगाएंगे, मतलब 2400 रुपये, सॉरी 2400 रुपये का ये शेयर है, अगर आप इसमें 2400 रुपये लगाएंगे तो साल में आपको एक शेयर आपने ख़रीदा है तो आपको 43 रुपये प्रॉफिट के रूप में मिलेगा, ठीक है। एक शेयर पर प्राइस आपको कितना मिलेगा, अर्निंग 43 रुपये की, ये समझ में आ गया। दूसरा PE रेशियो, देखिए ये लिखा है PE रेशियो। आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा दिख भी जाएगा इंग्लिश में क्या लिखा है इसके बारे में। तो PE रेशियो क्या था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। 2400 रुपये को डिवाइड कर देंगे हम अर्निंग पर शेयर से 43 से, तो आपके पास आ जाएगा 56.67 रुपीज़। मतलब कि कंपनी का PE कितना चल रहा है, 56 रुपये चल रहा है। आप कंपनी में 56 रुपये लगाओगे, समझाया था ना मैंने PE रेशियो में, अगर 56 रुपये लगाओगे तो साल में आपको 1 रुपया मिलेगा। 56 रुपीज़ लगाओगे तो आपको 1 रुपया साल में कमा के मिलेगा इस शेयर से, HUL के। PE रेशियो देखते समय एक काम और करना होता है। PE रेशियो आपने देख लिया, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आता है यहाँ पर PE चार्ट। तो आपको हिस्ट्री PE, मतलब उसके पास्ट परफॉर्मेंस का PE से आपको कंपैरिजन करना चाहिए। किसी भी शेयर्स को आप PE रेशियो जब देख रहे हैं तो उसको आपको देख लेना चाहिए, जैसे लिखा है ना 1 साल, 2-3 साल, 5 साल। तो आप इसको हिस्ट्री के PE से भी चेक करा कीजिए कि पहले कितना PE रेशियो रह चुका है इस शेयर का और अभी कितना PE रेशियो चल रहा है। तो हिस्ट्री के PE से कंपैरिजन करना भी ज़रूरी होता है PE का। तो PE चार्ट कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करके दिख जाएगा आपको। अभी 56 का चल रहा है, 57 का, कभी 78 भी था, 84 भी था। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और EPS से समझ लेते हैं अगर, कि आप क्या कर रहे हो, अर्निंग पर शेयर का 56 गुना पैसा ज़्यादा दे रहे हो। 43 रुपये का 56 गुना, 56 गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हो, तो आपको एक शेयर मिल रहा है 2400 रुपये। तो यही था एक्चुअल में। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको शेयर मार्केट के बारे में सीखना है।
और मुझे कमेंट में बताइए आपको कौन सी चीज़ थोड़ी और समझनी है, क्या चीज़ नहीं समझ में आई। वीडियो को दोबारा देखिए और जो भी डाउट हो उसको कमेंट में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, इसके आगे डे नंबर 2 में। बाय।